जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। ये हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स है। इसमें आज हमारे पास 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द डिफरेंट टॉपिक। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1। ओके, तो सारे मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर किया। विल स्टार्ट विद द हिमाचल गवर्नमेंट फाइट फॉर द सर्वाइवल एमिड क्राइसिस। हमने देखा है कि अभी राज्यसभा का इलेक्शन था, वहां पे हिमाचल में सिर्फ एक सीट थी, कांग्रेस मेजॉरिटी में थी। जो इसका मेजॉरिटी होता है, अगर एक सीट होता है तो उसी को मिल जाता है, क्योंकि 2 सीट होता नहीं है। अदरवाइज तो प्रोपोर्शनल जो एमएलएज होते हैं, नंबर ऑफ एमएलएज, उसके अनुसार होता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि डिस्पाइट बीजेपी वाज इन द माइनॉरिटी, कांग्रेस के पास 40 सीट थी, बीजेपी के पास 25 थी, फिर भी बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई है। तो जीएस पेपर 2 में देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है। तो प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि मणिपुर पुलिस ले डाउन द आर्म्स टू द प्रोटेस्ट एबडक्शन ऑफ ऑफिसर। तो यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो काफ़ी एक राइज पे है, मीटी ग्रुप्स है। तो उसके बारे में बेसिक्स देखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी और मेंस स्पेसिफिक हो जाएगा। उसके बाद हम पीएम मोदी ने फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी स्टार्ट किया है कोचीन में। तो देखेंगे कि ये फ्यूल हाइड्रोजन सेल जो है वो कैसे इन्वायरमेंट को पॉजिटिव मैनर में इम्पैक्ट करता है, पर क्यों अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। देन आर्टिकल 371 जो स्पेशल स्टेटस नागालैंड को देता है, वहाँ के ट्राइबल को, वहाँ को देखेंगे। तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेपाल के जो सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी, वो इंडिया में है, डिस्कशन चल रहा है। उसके कॉन्टेक्स्ट में पंचेश्वर प्रोजेक्ट जो है काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया नेपाल के लिए। तो इसको देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन है, क्या इशू है कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत दिनों से पेंडिंग में है। तो ये मेंस स्पेसिफिक हो जाएगा। आफ्टर दैट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट आने वाले हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी दिस वेगनेटीज ऑफ जेनूस फेस्ड इकोनॉमी। यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स दोनों डिस्कस किया गया है कि जो हमारा इस समय इकोनॉमिक कंडीशन है ग्लोरियस है या उसमें कुछ ब्लेमिस है। वी विल सी दैट। After that, in the last, we will study the irregularities into the vertical devolution of the revenues between the center and state. तो ये financial relationship between सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेल्स सरचार्ज का बेसिक्स भी पढ़ेंगे। तो दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे यही है कि हिमाचल गवर्नमेंट फाइट्स फॉर द सर्वाइवल एमिड क्राइसिस। इनके पास मेजॉरिटी थी, इनकी गवर्नमेंट है। अब इनका तो ये हालत आ गया कि ये गवर्नमेंट भी अपना नहीं बचा पाए। तो क्या था, हिमाचल प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट था उसमें कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, 40 सीट के आसपास था उनके पास, और बीजेपी अपोजिशन में थी, 25 सीट था। अब जब राज्यसभा का इलेक्शन होता है तो वहां पे प्रोपोर्शनेट जो सिस्टम है कि अगर जिसको प्रोपोर्शनेट एमएलएस रहेंगे उसके अनुसार सीट हो जाता है, क्योंकि उसके अनुसार वोटिंग हो। तब क्रॉस वोटिंग के चक्कर में बदल सकता है। तो यहाँ पे देखा है कि जो बीजेपी के पास 25 सीट थी और कांग्रेस के पास 40 सीट थी। 25 सीट बीजेपी के पास, बीजेपी, एंड कांग्रेस के पास 40 के आसपास सीट थी। अब सिर्फ 35 वोट चाहिए था, उसको एक सीट जो राज्यसभा का था वो मिल जाता। अब यहाँ पे तो 40 सीट थी तो इनके पास जाना चाहिए, इनके पास नहीं जाना चाहिए, पर इन्होंने अपना कैलकुलेशन किया, इन्होंने अपना भी एक मेंबर उतार दिया, इन्होंने भी अपना एक मेंबर उतारा। अब दिक्कत ये थी कि ये हिमाचल के आउटसाइड के थे, और हिमाचल की हिस्ट्री में 1952 के बाद पहली बार कोई आउटसाइडर था। तो एक बैकलैश था कि आप बाहरी से को क्यों भेज रहे हैं, और दूसरी थी कि जो पुराने हमारे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उनके लड़के कांग्रेस में रिबेल पे थे कि उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो उन्होंने रिजाइन भी दिया था, फिर रिजाइन वापस ले लिया था। तो हमने दिया, जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन बीजेपी के कैंडिडेट को 34 वोट मिला
और कांग्रेस को 34 मिला। ऐसे में ड्रॉ हो जाता है, तो ड्रॉ के बाद एक तरीके से लॉटरी टाइप का होता है, उसमें से जो जीतता है उसको दे देते हैं, तो उसमें बीजेपी ही जीत गया। अब बीजेपी के का मेंबर हो गया। अब ये हुआ कि नेक्स्ट डे यहाँ पे हम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हम विप नहीं इशू करते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन में एमएलए को विप नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस ने पहले किया था, लेकिन जब उनको कानून पता चला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने विप हटा लिया। अब इनका था कि अगले दिन इनके बजट सेशन था। अब बजट सेशन का ये रूल होता है कि गवर्नमेंट को बजट पास करना पड़ता है सिंपल मेजॉरिटी से। अगर बजट पास नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। टेक्निकली मानी जाती है कि गवर्नमेंट के पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है वहाँ गवर्नमेंट में बने रहने के लिए। तो इन्होंने विप जारी किया है और इन्होंने देखा कि कहीं हमारी गवर्नमेंट गिर न जाए, तो अपना जो बजट पास करने के लिए इन्होंने 15 जो एमएलएज हैं बीजेपी के उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इनका ओवरऑल नंबर कम हो गया। तो नंबर फॉर द मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है। जितने लोग प्रेजेंट होते हैं और वोट करते हैं उसकी मेजॉरिटी देखी जाती है। यहाँ पे जब लोकसभा का जब यहाँ पे स्टेट असेंबली में बजट पास होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो हमेशा जो नंबर ऑफ सीट्स है प्लस उनका हाफ का +1 होगा। अगर 50 सीट है तो 25 + 1 26 होगा मेजॉरिटी नॉर्मल। लेकिन बिल जब कोई पास करना होता है, नॉर्मल बिल हो या जैसे बजट हो, तो जो लोग प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है, उनकी मेजॉरिटी। जैसे अगर मेंबरशिप 50 है लेकिन मेंबरशिप नहीं देखेंगे, अगर वहां पे क्वालिफाइड और जो प्रेजेंट है वो 30 है तो मेजॉरिटी 16 हो जाएगा। 30 का आधा 15 16, तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ये तो गायब हो गए। अब जो बच्चे कांग्रेस के वो मेजॉरिटी हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन था। नेक्स्ट न्यूज जो हम लेंगे मणिपुर से है। मणिपुर में जो इंसर्जेंट ग्रुप है अरम्बाई टेंगोल, ये काफी राइज पे है और ये इस समय इतने राइज पे है कि इसके आगे पुलिस की अथॉरिटी कम हो गई है। इनके एक जो लीडर है उन्होंने एक किसी का गाड़ी छीनने की कोशिश की, फिर पुलिस गई, उनको इन्होंने अरेस्ट किया। इनके जो चीफ ऑफ अरम्बाई टेंगोल सेंकमाई यूनिट है वहां को उन्होंने गाड़ी छीनने की कोशिश की किसी से, जैसे नहीं होता कि दादागिरी। तो पुलिस गई, पुलिस एसपी वहां के एडिशनल एसपी गए, अब इनको अरेस्ट करके लाए। अब क्या हुआ, एसपी के ही घर पे इन्होंने 200 लोगों ने धावा बोला, इनको अब एबडक्ट कर लिया, एबडक्ट करके ले गए। अब बोले कि छोड़ो इसको, तब हम छोड़ेंगे। छोड़ना पड़ा पुलिस को। पुलिस यहाँ पे बहुत मजबूर है, क्योंकि जो ग्राउंड पे पीपल हैं इस वैली एरिया में, मीटीज, वो इस ग्रुप को अरम्बाई टेंगोल को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कंडीशन है। अब पुलिस ज्यादा एक्शन भी नहीं ले सकती, क्योंकि रिबेल हो जाएगा लार्ज स्केल पे। तो कंडीशन मणिपुर में यही चल रहा है। तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कर्नाटका में है। कुछ पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान स्लोगन लगाया गया है फ्रॉम द एज पर द एलिगेशन सम ऑफ द मेंबर फ्रॉम द कांग्रेस। तो बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, तो यही चल रहा है वहां पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। धर्म गार्जियन, व्हाट इज द धर्म गार्जियन? दिस इज द मिलिट्री एक्सरसाइज। और एक किसके किसके बीच में है? जापान एंड इंडिया। धर्म इंडिया, जापान भी, वो भी थोड़ी स्पिरिचुअल है, तो वो है। ये कहाँ पे हो रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विलेज इन द बीकानेर। महाजन है, मैंने इसको महाराज पढ़ा हुआ है। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड है। मोदी जी ने कोची में एक इनॉर्गोरेट किया। ये कोची शिपयार्ड से बना हुआ है और ये थोड़ा सा इसका बेसिक है कि 24 मीटर लंबा है, इसमें 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो एमिशन है वो किसी हार्मफुल गैस का नहीं होगा। क्या एमिट होगा? वेपर होगा। इसमें जब एमिशन होता है तो वो वेपर के फॉर्म में होता है। दैट वेपर, ओके, वेयर इज दिस वेपर? वेपर, यहाँ वाटर वेपर होगा, ठीक है ना। तो इसमें फ्यूल क्या लगेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी
इसमें वेपर प्रोड्यूस होगा। नॉर्मल अगर ऐसे देखें तो CO2 या और हार्मफुल गैसेज होते हैं अगर कोल को जला के बनाते हैं, इसमें नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये काफ़ी टेक्नोलॉजी महंगा है, कॉमन नहीं है, इसीलिए मोदी जी गए हैं। एक छोटे से नाव के लिए अगर ये महंगा नहीं होता, न्यू टेक्नोलॉजीज की है इसीलिए। तो इसका तो है कि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है लेकिन महंगा है। दूसरा चीज़ ये है कि हाइड्रोजन जब फ्यूल जनरेट करेंगे ना तो वहां पे प्रोड्यूस होता है, तो ज्यादा हम इसका भी यूज नहीं कर सकते। ऐसे तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है लेकिन जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का तरीका है वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है अगर रिन्यूएबल एनर्जी से लगा के करें तो दैट इज बेटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर के दो फैक्शन है उनको बैन किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टू फैक्शन? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर लेड बाय द अब्दुल घानी भाट एंड गुलाम नबी सूमजी। ये दो अलग अलग फैक्शन है, नेम सेम है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस काफी फेमस है, इसके बहुत से ग्रुप हैं, तो इनको बैन किया है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। दैट ये हमेशा न्यूज में रहता है, तो प्लीज रिमेंबर। सेकेंड न्यूज जो इंपॉर्टेंट है, इंडिया आस्क US टू प्रो खालिस्तानी ग्रुप। यहाँ पे देखिएगा प्रो खालिस्तानी ग्रुप जो अभी न्यूज में थे, सीख फॉर जस्टिस है और जिनके असैसिनेशन का एक अटेम्प्ट था गुरु गुरपतवंत सिंह पन्नू। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। तो दिस शुड बी फॉर द प्रीलिम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे देखिएगा कि मिजोरम असेंबली एडॉप्ट्स रिजोल्यूशन अगेंस्ट द बॉर्डर फेंसिंग। तो अभी हमने देखा था कि जो ओपन बॉर्डर की फोर्स ऑफ पॉलिसी थी, जो लोकल ट्राइबल्स थे, लोकल एथनिक पीपल थे, उनको हम अलाउ कर रहे थे कि आप बॉर्डर के इस तरफ उस तरफ जा सकते हैं विदाउट वीजा। एंड यस, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कल्चरल है वो दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ सेम है। लोगों की शादियां होती हैं बॉर्डर के इस तरफ उस तरफ, तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा था, ट्रेड अभी हो रहा था। तो मिजोरम का था कि मिजोरम नहीं चाहता है फेंसिंग हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो उस तरफ के चिन पीपल है दे आर द ब्रदर। ऐसे ही नागालैंड में भी है, नागालैंड के। लेकिन मणिपुर के जो गवर्नमेंट है, मीटीज है, वो सोचते हैं कि कुकीज उधर से आते हैं, कुकीज से उनका हिल जो पीपल है उनकी से इनकी फाइट चल रही है, ऑलरेडी देखा है। तो कहीं ना कहीं मणिपुर से विरोध होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मीटीज है, मीटीज को लगता है कि जो सपोर्ट मिला है कुकीज को वो बॉर्डर के उस पास से आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे करा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वहाँ से सिविल वॉर हो रहा है, इमिग्रेशन आ रहा है, रिसोर्स पे क्रंच हो रहा है और इंसर्जेंट भी आ रहे हैं, इंसर्जेंट उधर भाग के चले जाते हैं, बच जाते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है। लेकिन मिजोरम एंड नागालैंड आर नॉट हैप्पी, असम एंड मणिपुर आर हैप्पी, सो प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल की जो होम सेक्रेटरी है सेवा लम्सौल, वो दिल्ली में है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ इनकी बातचीत चल रही है। बातचीत में हमने देखा कि काफी कुछ हुआ, लेकिन जो मेन मुद्दा है पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसकी बात नहीं हो रही है। इसके बारे में जानिए, क्योंकि ये बहुत क्रूसियल है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये इससे हम 6480 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं और दोनों में आधा आधा बटेगा, ठीक है। बिसाइड दैट इससे इरिगेशन वाटर भी मिलेगा। 1,30,000 हेक्टेयर लैंड इरिगेट होगी नेपाल में और इंडिया के लिए 2,40,000 है, तो दुगुना का डिफरेंस आ रहा है। 13 को अगर 2 टाइम्स की जगह 26 आता है, नियर अबाउट 24 आ रहा है, तो दैट इज अराउंड द 2 टाइम्स, ओके। तो यहाँ पे इसको लेके जो नेपाल में है, नेपाल कहता है कि पैसा पे कीजिए हमको, आप ज्यादा वाटर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप हमारे वाटर से प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो प्रोड्यूस हो रहा है उस रिवर का नाम है, किस रिवर पे है ये? महाकाली। महाकाली को शारदा रिवर भी बोलते हैं, काली रिवर भी बोलते हैं। और ये आके किसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है? घाघरा में ज्वाइन करती है और घाघरा बाद में जाके गंगा से मिलती है। ये थोड़ा सा याद रखने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेपाल बोलता है कि ये जो वाटर है हमारे लिए व्हाइट गोल्ड है, हम आपको वाटर दे रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, तो पे फॉर अस। इंडिया बोल रहा है कि अरे हमने सारे मशीन लगा रखे हैं, सारा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, इतने पैसे लगाए, उसके बाद भी पैसे दूं खरीदने के लिए, तो व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ अस। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अभी रुका हुआ है, इस पे डेवलपमेंट नहीं है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की विजिट होने वाली है इंडिया में, तो प्लीज रिमेम्बर। और ऑलरेडी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो अगर कोई पूछे कि नहीं है तो ऐसा गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन है वाला सही होगा। और इसको हम कॉम्प्रिहेंड और बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये 2019 में ही, 2009 में ही इसको फाइनल कर दिया गया था, 2010 तक इफेक्ट में आ गया था। 2+2 डायलॉग की भी बात हो रही है। तो दिस इज अबाउट दिस साउथ कोरिया एंड इंडिया रिलेशन। जब अभी विजिट होगा तो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट रेलिवेंट न्यूज है स्पेनिश नवंतिया, दिस इज द सबमरीन दैट वी वांट टू बाय फ्रॉम द स्पेन। एंड ये जो हमारा P75I सबमरीन प्रोजेक्ट है उसके अंडर में बाई कर रहे हैं। हमने देखा कि हमने फ्रांस से भी बाई किया है, तो प्लीज रिमेंबर स्पेन का है नवंतिया, नवंटिया। ओके, अभी स्पेनिश में कुछ बोलते होंगे, आई डोंट नो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, विग्नेटीज ऑफ द जैनुस फेस्ड इकोनॉमी। यहाँ पे इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो अपना पक्ष रख रही है कि इकोनॉमी काफी अच्छी रही है पिछले 10 सालों में, हमने काफी ग्रो किया है। अपोजिशन है कह रहे कि ये क्लेम टोटली फॉल्स है, हमने निगेटिव में इकोनॉमी में गए हैं। तो दोनों अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, दोनों के पास जस्टिफिकेशन नहीं भी है। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या पक्ष है, स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि ऑलरेडी द साइज ऑफ जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो हमारा थर्ड लार्जेस्ट बनने वाला है बहुत ही जल्दी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आंख मूंद के तो होगा नहीं। फिर गवर्नमेंट कह रही है कि द नंबर ऑफ पीपल जो पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हैं वो सबसे तेजी से हमारे टाइम में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी नहीं ग्रो हुई होती तो ये कहाँ से हो पाता। फिर ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, वो दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हाईएस्ट पीक पे पहुंच गए हैं। अगर ग्रोथ नहीं होता इकोनॉमी में तो ये गिरा होता, ठीक है। तो ये 3 लॉजिक है। फिर ये बोल रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि कंजप्शन पे आए, जो पैसेंजर कार का सेल हुआ है, जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर अभी है, ट्रैफिक, जो नंबर ऑफ द पीपल वो एरोप्लेन से जा रहे हैं, बढ़े हैं बहुत ज्यादा। अगर ग्रोथ नहीं होता, लोग पास पैसे नहीं होते, तो ये कार कहाँ से खरीदेंगे। पैसा है, पैसा कहाँ से आया, इकोनॉमी बढ़ा है। तो ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर, देखिए फोन, लग्जरी होम सब यहाँ पे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक जो है ग्रोथ को वो एक तरीके से एक्सेलरेट किया है, तभी है। तो इन्होंने डेटा दिए हैं यहाँ पे कि जो कार का रेट था, जो एवरेज कार का रेट खरीदा गया, वो भी 1.5 गुना हो गया। पहले 7.5 लाख के था, अब जो एवरेज कार का प्राइस जो लोग खरीद रहे हैं 11.5 लाख का लोग खरीद रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि यस दिस इज ऑल बिसाइड दैट द नंबर ऑफ द डीमेट्स अकाउंट। अगर डीमेट अकाउंट होता है कि ट्रेडिंग आपको करना है स्टॉक मार्केट में, तो डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपके पास पैसा आएगा तभी जाएंगे ट्रेडिंग करने। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि इकोनॉमी ग्रो की है। गवर्नमेंट का पक्ष हो गया। अब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डुअलिज्म है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता ठीक है, एक कुछ 1%, 2%, 4% लोगों ने ग्रोथ किया है, लेकिन एक ह्यूज पॉपुलेशन देखें तो वो ग्रोथ नहीं किया है। इन्होंने कैसे, जैसे कहा है कि एक एग्जांपल दिया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, गरीब कल्याण योजना है, जिसमें हम फ्री फूड ग्रेन दे रहे हैं। जो नंबर्स ऑफ पीपल है वो इस समय 82 करोड़ के आसपास है। और अभी जो वर्ल्ड नेशंस, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन का डैशबोर्ड है, वहाँ इंडिया का पॉपुलेशन दिखा रहा है 142 करोड़, 143 करोड़। वैसे हमारे पास तो हमारे गवर्नमेंट की सेंसस है नहीं, वो तो अभी तक हुआ नहीं, तो हम तो यूनाइटेड नेशन का है वही देखते हैं। तो इसके अनुसार 57% पीपल को ये फ्री ग्रेन चाहिए। अगर आदमी ये पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं होता तो ये कैसे होता। अगर इकोनॉमी बड़ी होती, टिकल डाउन हुआ होता, इनके पास पैसे हुए होते, तो ये फ्री राइस के लिए इतना जान क्यों दिए होते। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि वो छोड़िए, जो मनरेगा के अंडर में काम करने का डिमांड है वो हाईएस्ट है अभी। अब मनरेगा क्या है, मनरेगा ये बोलता है कि जब आपके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, जॉब अब कहीं नहीं लग रहा हो, जब आपको लगे कि एकदम खाली बैठे हैं, उस समय आप आइएगा। अनस्किल्ड वर्क करना है, जैसे खेत में खुदाई करना है, या आपको कहीं पे दीवार बनाना है डैम का, एनीथिंग, तो वहां पे आपको
100 दिन एक साल में जॉब दिया जाएगा ताकि आपको कुछ पैसे मिले, जो मिनिमम वेज है 250, 300, 350 वो मिलेंगे ताकि आप जी सकें। अगर लोगों के पास अच्छे जॉब होते तो मनरेगा में इतने लोग क्यों डिमांड कर रहे होते? ओके। फिर इन्होंने बोला है कि जो कोविड का लेवल था उससे भी हाई इस समय डिमांड है। कोविड में तो ऑलरेडी सब कुछ बंद था तो लोग जा रहे थे कि जॉब दे दो, क्योंकि दुकानें बंद हो गई थी, ऑफिस बंद हो गए थे। लेकिन अभी उससे भी ज्यादा लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं अभी तो डिस्ट्रेस ज्यादा है ना, और अभी जॉब की इतनी कमी है कि लोग जो इजराइल में अभी युद्ध हो रहा है वहां पे भी जॉब मिल रहा है तो लोग जाने के लिए तैयार है। हमने देखा कि यूपी की गवर्नमेंट और हरियाणा की गवर्नमेंट पब्लिकली रिक्रूट कर रही थी। नॉर्मली ये होता है कि कहीं युद्ध होता है तो हमारे जो प्लेन जाते हैं, शिप जाते हैं, लोगों को बुला लिया जाता है कि जान न जाए। लेकिन यहाँ पे लोग जान की जोखिम लगा के कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कुछ पैसे कमा लेंगे तो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिस शोज दैट द पीपल वांट अपॉर्चुनिटी दैट इज लैकिंग, और इकोनॉमी ग्रो नहीं की है। तभी है इन्होंने यहाँ पे बोला कि एग्रीकल्चर की बात कर ले। एग्रीकल्चर का जो नॉन एग्रीकल्चर रूरल वेज है और डिफरेंट इसके पैरामीटर्स है, वहां पे कहीं ना कहीं निगेटिव में ग्रोथ दिखा रहा है। और यहाँ तक बोला है कि नंबर ऑफ द पीपल हु आर इन द रूरल एरिया, जो जॉब चाहिए खेत में जाके काम कर रहे हैं, जनरली लोग जब जॉब बढ़ती है तो लोग इंडस्ट्री में जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, शहरों में जाते हैं। खेत में अगर नंबर ऑफ द वर्कर्स इज गोइंग टू बी मोर, इसके मतलब कहीं ना कहीं वहां पे जॉब की कमी आई है, लोग खेती में तभी और ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर वो ये बोले कि अगर आप सिर्फ ये दिखाएं कि जो डीमेट्स अकाउंट है या स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग बढ़ी है, तो वो इंडिया में ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया पिक्चर है। यहाँ पे ट्रेडिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं लोग कि पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वहां सोच रहे हैं कमाने के चक्कर में लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। और क्योंकि जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए होता है तो वो लंबे टाइम के लिए पैसे लगाए जाते हैं। जैसे मैं अगर किसी कंपनी को दूं कि आप अपना कंपनी चलाइए, 1 साल बाद मुझे 1.5 गुना 2 गुना जो भी बेनिफिट होगा दीजिएगा, तो लगता है कि वो कंपनी ग्रो होगी। अब मैं पैसा दूं आज, कल जाके कहूँ कि पैसा वापस दो, मेरा जितना बेनिफिट हुआ 1 रुपए 2 रुपए 100 रुपए दो, तो ऐसे वो कंपनी इस इनस्टेबल हो जाएगी। दैट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे जो देखें, जो लोग पैसे अपना वापस निकाल ले रहे हैं 30 मिनट्स में, मतलब स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि थोड़ा भी बढ़ रहा है बेच दे रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, स्पेक्यूलेटिव है। और यहाँ पे रिजल्ट ये है कि जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं 90% लोगों का घाटा हुआ है। 100 लोग अगर जा रहे हैं वहां ट्रेड करने, 90 लोग घाटा सह के आ रहे हैं, और जो लॉस है उन लोगों का 44,000 करोड़ के आसपास है। तो इसीलिए कहा जाता है ट्रेडिंग में आप तभी जाइए जब बहुत स्ट्रांग हो, नहीं तो लॉस होने के चांसेस। ऐसा लोग को लगता है कि वहां जाएंगे तुरंत पैसा लगाएंगे बढ़ जाएगा। लोग एग्जांपल देते हैं कि हमारे चाचा गए थे, वो उनको 2-4 दिन ट्रेडिंग किया, करोड़पति बन गए, और हम भी चले जाते हैं फिर बेच बाच के सब आ जाते हैं। ऐसा कंडीशन होता है। इफ यू आर एक्सपर्ट ओनली देन यू शुड गो, नहीं तो यू विल लॉस एवरीथिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करने वाले हैं ये है कि इंडिया में जो एमिग्रेंट्स पॉलिसी है, जैसे अभी हमने देखा कि ये है कि जो यूक्रेन में लोग गए हैं, कुछ लोग जॉब करने गए हैं कि आर्मी का हेल्पर बन के गए हैं, वहां पे उनको वार जोन में भेज दिया गया, जाने गए या फिर वापस आए। यहाँ तक की है कि जब गवर्नमेंट से बोला गया, इन लोगों ने, कह रहे मेरा रिश्तेदार वहां पे फंस गया, बुलाओ, गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। यहाँ पे बोला है कि द हिंदू का जब न्यूज आया तब गवर्नमेंट जाके यहाँ पे एक्शन ली है। तो यहाँ पे भी ये है। तो यहाँ पे बोला है कि क्यों ऐसा कंडीशन है कि लोग कैसे चले जा रहे हैं, और ये कंडीशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे भी लोग गए हैं और वहां पे भी लोग फंसे हैं। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी लोगों पे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एजेंट का ग्रुप है जो रिक्रूट कर रहे हैं ऑन द फॉल्स बेसिस। क्लियर कट में नहीं बता रहे हैं कि आपको वहां पे क्या जाके करना है। वहां पे कह रहे हैं कि आपको सिर्फ हेल्पर बनना है। रशिया में जाने के बाद पता चल रहा है कि उनको युद्ध जाके करना है, लड़ाई करनी है, बंदूक से गोली खाने कई लोगों की जान गई है। तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, जिंदा रहेंगे तो 10,000 भी सही है, मर के भी 2-2.5 लाख क्या कर लेंगे महीने का, ठीक है। तो पीपल को ये झांसे में रख के ये रिक्रूटर लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि वी नीड ए प्रॉपर पॉलिसी। हमारे पास पॉलिसी ही नहीं है। चेकलिस्ट होता है, वो चेकलिस्ट इंप्लीमेंट कर ले कि जब भी वॉर जोन में कोई जाता है, 18 डिफरेंट पैरामीटर्स है, उनके एक लिस्ट है, उनको 18 चेकलिस्ट कहते हैं। वो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, दिस इज द एरिया। अभी इसको सही से नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसकी जरूरत है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जो मराठा को 10% दिया गया है रिजर्वेशन, उसको लेके है कि क्या वो वैलिड है कि नहीं है। तो यहाँ पे न्यूज में ये देखने को मिला है कि वो वैलिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे 10% का 2 बार दिया गया है पिछले 10 सालों में, ये तीसरी बार है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनवैलिड नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो रिजर्वेशन है आर्टिकल 15-16 के अंडर में, वो उसके लिए यूनियन लिस्ट ही चेंज कर सकती है कि किसको इंक्लूड करना है। अभी हमने देखा कि 10% का जो रूल है, 10% का जो रूल है कि ईडब्ल्यूएस को दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% लाया था, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके लाया था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 2018 में यह आया था सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट, और इसके अनुसार थोड़ा सा चेंज किया। अब जब ये ला रहे हैं मराठा में, ये तो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है, तो इट विल बी नलिफाइड। और ऑलरेडी जो ये इंदिरा सोहनी केस है, उसमें बोला है सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ऐसे भी क्रॉस नहीं करेंगे, 50% से क्रॉस होगा, 72% तो जा रहा है। अगर इकोनॉमिक सेक्शन को भी देख लें, वीकर सेक्शन को, तो मराठा को अलग से देंगे, फिर 10% हो, तो ऐसे ही दैट विल फेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग है, ये इकोनॉमिक केस फॉर द इन्वेस्टिंग इन द इंडियन चिल्ड्रेंस। तो इंडिया के चिल्ड्रेंस में जो एजुकेशन की बात होती है, वो हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं, मानते हैं कि अरे बच्चों को खेलने कूदने का है, अभी हमें ध्यान नहीं देना। लेकिन हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी वहीं से बढ़ती है। इस न्यूज में यही बोला गया है कि जो मोस्ट प्रोडक्टिविटी है वो चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन से ही आता है। दिस मेक द बेसिक फॉर द ह्यूमन रिसोर्स। बाद में प्रोडक्टिविटी यही बढ़ाता है। फिर इन्होंने आगे एक केस दिया है कि ठीक है, आपका इनरोलमेंट 100% हो जाए, फिर क्वालिटी पे आती है, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में तो आपको लर्निंग आउटकम्स पे ही आके देखना होता है ना। लेकिन अगर बच्चों को शुरू से ही उस तरीके से नहीं पाला पोसा जाए, तो वो उतना सही तरीके से आउटकम रिजल्ट नहीं आता है। फिर यहाँ पे देखा है कि क्या कंडीशन है, आंगनवाड़ी पे जो एक्सपेंडिचर है उससे कंपेयर किया है, और यहाँ पे बोला है कि कहीं ना कहीं जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है वहाँ पे इसको मतलब बढ़ाने की जरूरत है। जो पर कैपिटा वहाँ पे एक्सपेंडिचर है, वो देयर इज नीड फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के बीच में है, ऑन द इरेगुलरिटीज इनटू द वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये टोटल रिवेन्यू कलेक्शन होता है, रिवेन्यू कलेक्शन में जो सब कुछ इंक्लूड होगा, उसमें सेस और सरचार्ज और जो कलेक्शन के पैसे हैं वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि सिंपल भाषा में समझाऊं कि जो हम टोटल टैक्स रिवेन्यू जो भी सब कुछ लेते हैं, उसको इंक्लूड करने के लिए एक पूल बनता है ये, और ये एक जगह रख दिया जाता है। अब इसमें से बंटवारा होगा कि मानिए 100 है, अब बंटवारा होगा कि इसमें से कितना सेंटर के पास जाएगा और कितना स्टेट सब एक साथ मिलके इनको जाएगा। ये स्टेट्स इकट्ठे हैं, ठीक है। अब स्टेट्स और इनके बीच में इसको वर्टिकल कहते हैं कि एक बार काट दिया वर्टिकली, इधर इधर छट हो गया। अब जब स्टेट्स का अलग इसको अलग कर दिया, 100 में से मानिए इसको 40 रुपए दे दिया, ये तो ये बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि इसको 60 रुपए मिल रहा है। अब इसको 40 रुपए मिला, तो इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे कि ये यूपी को दे देते हैं, ये बिहार ले लेगा, ये वाला हिमाचल को, ये केरला को, ठीक है। ऐसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन है ये। ऐसे पहले तो वर्टिकल हुआ, आधा इधर बांट दे, इधर हो गया। अब बाद में स्लाइस, प्याज काटते ना, जैसे अगर प्याज को ऐसे से रख दें उलट के, तो ये वाला डिवीजन हो गया ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अब यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन हो रहा है कि पहले सारे पैसे इकट्ठा हो, फिर ओवरऑल स्टेट को कितना जा रहा है, तो सारी स्टेट इकट्ठा होकर बोलेंगे कि हमें इतना दो। तो वर्टिकल जो डिवोल्यूशन है और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है, दोनों का रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया देता है। वो बताता है कि 40% दे दीजिए, अभी 42% का है। जो 14-15 में देखें, 14 में 14%, 40%, 42%, और 15 में जो फाइनेंस कमीशन था उन्होंने 41% बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, तो उसके लिए अलग से बचा के रख लेते हैं, वो अलग से देंगे, ठीक है। अभी 15 कमीशन बन गया है, वो 2025 से 2030 तक का देगी, और उसके जो हेड हैं वो हमारे अरविंद पंगारिया, प्लीज रिमेंबर दैट। वो पहले
नीति आयोग से भी रिलेटेड थे। तो यहाँ पे हो गया कि जो शेयरिंग है, व्हाट इज द मेन थिंग, क्या इंक्लूड होता है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द विच द शेयर शुड हैव टू बी वर्टिकली डिवॉल्व। और ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, नेट प्रोसीड कंसिस्ट ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द सेस एंड सरचार्ज, सेस एंड सरचार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मनी। जैसे हमने लोगों को इकट्ठा लगाया होगा ना कि कलेक्ट करने के लिए, इनकम टैक्स के ऑफिसर, उनको सब कुछ जितना कलेक्शन करने में पैसे लगते हैं रेवेन्यू, वो हटाने के बाद जो बचेगा वो होगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि 5 लोगों को लगा दूं किसी मार्केट में कि आप लोग पैसे इकट्ठा कीजिए टैक्स वैक्स, और कहूँ कि उसके बाद मैं और मेरी जो पार्टनर है उनको हम शेयर करेंगे उसमें से, तो हम जो शेयरिंग होगा वो क्या होगा कि जैसे वो 4 लोग मिलके इकट्ठा करके लाए 500 रुपए। अब 500 रुपए में सेस हो गया, सरचार्ज हो गया, ये मान लिया, ये 50 रुपए सेस हो गया, 60 रुपए सरचार्ज हो गया, और वो लोग इकट्ठा करने में चाय वो पिए हैं तो उनका जो पैसे हो गया वो मैं मान लूँ 100 रुपए हो गया। ये टोटल जोड़ू तो 210 रुपए आता है, तो 210 रुपए निकालूंगा, उसके बाद जो बचेगा वो नियर अबाउट 390 बचेगा, 390 में से डिवीजन होगा, ये हो गया नेट प्रोसीड, इसमें से डिवाइड होगा, ये सब खर्चा निकल गया, तो यही होता है नेट प्रोसीड्स। अब सेस और सरचार्ज क्या होता है, सेस सरचार्ज ये हो गया, जैसे मैं कहूँ कि पेट्रोल आप खरीदने जाते हैं, 100 रुपए लीटर है, इस पे 10% टैक्स लगेगा, तो 10 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब सरचार्ज ये हो, सेस ये हो गया कि इस पे से मैं कहूँ कि 10% ये जो टैक्स वाले टैक्स है, इस 10 रुपए पे 1 रुपए आपको देना पड़ेगा, तो ये सेस या सरचार्ज हो गया, दोनों यही होता है। सेस क्या होता है, सेस में डेफिनेटली एक बोला जाएगा कि सेस किसी चीज के लिए निर्धारित होगा, जैसे कि कहीं रोड बनाना है तो वो कहेंगे रोड सेस है, स्वच्छ भारत मिशन में पैसे लगाना है तो स्वच्छ भारत मिशन सेस होगा, हेल्थ में लगाना है तो हेल्थ सेस होगा, कि उसको उसी काम में लगाना है। सेस इज डिफाइंड, वो ऐसा नहीं होगा कि कैसे भी आज मांग के लाए कि 1 रुपया लिया है और उसको हम कल को एक नया कुछ भी कोई इवेंट कराने के लिए, ओलंपिक करवाने के लिए लगाएंगे। अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो सेस में डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप ओलंपिक के लिए कह रहे हैं तो ये कहेंगे 1 रुपीज जो हम ले रहे हैं, 1% या 10% सेस ले रहे हैं, वो सेस ओलंपिक सेस है। ओके, तो प्लीज रिमेंबर, सरचार्ज में डिफाइन नहीं होता, वो कहेंगे कि 10% हम सरचार्ज लेंगे, टैक्स पे टैक्स होगा, वो बाद में किसी भी काम के लिए होगा। सरचार्ज डिफाइन नहीं होता है, दैट इज द डिफरेंस, दोनों टैक्स पे टैक्स होता है। ओके, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब सेस एंड सरचार्ज आप बढ़ाते जाए तो डिवीजन कम होगा। मैं जैसे मुझे डिवाइड करना है, मैं सब कुछ इकट्ठा करवा रहा हूँ, मैं ही रूल बना रहा हूँ, मुझे अपने पार्टनर को देना है। अब मैं कहूँ कि पार्टनर मैं तो 50% शेयर करूंगा, लेकिन मैं कहूँ कि सेस जो है वो हम लोग 200 रुपए लगा लेंगे। ओके, लेट्स सी दैट। जैसे मैं कहूँ कि पार्टनर यहाँ पे जैसे हमारा डिवीजन के लिए 390 रुपए मिला सेस उसको हटा के, अब इस 500 में मैं कहूँ कि जो सेस लगेगा, मैं आपको जैसे पार्टनर से कहता था कि 50-50 करेंगे, तो 50-50 करने के बाद कितना मेरे पास आना चाहिए, नियर अबाउट 165 आना चाहिए, और 195 आएगा, तो ठीक है 195 आ गया। अब मैं कहूँ कि पार्टनर मैं ना आपको 60% दे दूंगा, मैं सिर्फ 40% रखूंगा, ये तो बोल दिया, तो ये तो खुश हो गया कि अरे अब मुझे 60% मिलेगा। लेकिन बोला कि ये सेस है ना, इसको 50 से 250 कर देते हैं। अब क्या हो गया कि जो ओवरऑल नेट प्रोसीडिंग हो गया वो कितना बचेगा, 100, 350 और 410 हो गया, बचा सिर्फ 90 रुपए। ओके, अब 190 बचेगा मुझे, आई थिंक 350 प्लस ओके, तो यहाँ पे 290 था। ओके, पहले 290 था, तो हियर इट वुड हैव बीन लेसर। ओके, 145 होगा, 145 आ रहा था। अब हमने कहा कि आपको मैं 60% दूंगा और बचा सिर्फ 90 रुपए। 90 रुपए का 60 वो कितना होगा, 54 रुपए हो गया। घटा दिया ना, जो मैं 145 रुपए दे रहा था 54 रुपए ले रहा था, क्योंकि सेस इस पुल का पार्ट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वही इस समय आरोप लग रहा है कि ये सेस एंड सरचार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं।
सेस एंड सरचार्ज जो बढ़ा है 18% 2019-20 में था, 25% 2020-21 में था, 28% 2000 एज पर द रिप्लाई फ्रॉम द गवर्नमेंट जो राज्यसभा में रिप्लाई दिया, बाद में इन्होंने लोकसभा में कुछ और रिप्लाई दिया कि 15 से 20 और 18% इतना ही है। तो कहीं ना कहीं अगर सेस बढ़ रहा है तो जो स्टेट को जाने वाला है, जो स्टेट पार्टनर है, उसको कम मिलेगा, 145 से 54 रुपीज पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग ना? तो बीच में ये भी है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम अलग से है, इसको नॉन प्लान ग्रांट और द कैपिटल ट्रांसफर कहते हैं, वो देंगे। ये भी कंडीशनल होता है, यूनियन कहता है कि हम तो पैसे अलग से भी आपको दे रहे हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये होता है कि कोई स्कीम निकालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कहेगी आप अप्लाई कीजिए, 60 रुपए मैं दूंगा, 40 रुपए आप लगा लीजिएगा स्टेट से। अब स्टेट कहेगी वो 40 रुपए की मुझे नीड ही नहीं है, मैं क्यों लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं केरला में रहता हूँ, मुझे सूट की कोई जरूरत नहीं है, या मैं एक गांव में रहने वाला गरीब इंसान हूँ, मुझे जो बेसिक नीड है खाने पीने, और मेरे घर में कोई बीमार है, बीमारी में लगाना है, ओके, वहां पे मेरे घर में कोई बीमार है, उसको में मेरे मंथली 1000 रुपए लगते हैं। कोई ये कहता है कि आके कहता है कि अरे मेरे पास इतने ही खर्चे क्या हैं, 1000 रुपए के बाद मेरे पास नहीं है। कोई बाहर ही आके कहता है कि चलो मर्सिडीज करते हैं, मर्सिडीज मैं तुमको दे दूंगा, कुछ दिन मैं भी चलाऊंगा, लेकिन तुम भी रखना, लेकिन 60% मैं दूंगा, 40% तुम रखना। अब मेरे पास पैसे नहीं है, इफ यू विल इम्पोज, वो भले दिखाइए कि 60% आप दे रहे, मैं कहाँ से दूंगा, जमीन बेच के दूंगा, फिर मेरे जो इनकम है वो कहाँ से आएगी। वही कंडीशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मैं 60% दे रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट कहती है नीड ही नहीं है मुझे, मेरे पास ऑलरेडी हमारे प्लान चल रहे हैं, व्हाई यू आर इम्पोजिंग। तो दिस इज द, ये चल रहा है टसल बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे एक चीज और है, जो सीएजी का कुछ रिपोर्ट है उसमें ये बोला है कि जो जिस चीज के लिए सेस लिया गया है वो अमाउंट उस वाले फंड में गया ही नहीं है, जो फंड में जाना चाहिए। जैसे इसके लिए एक अलग अकाउंट, जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, उसमें हम कलेक्ट करते हैं जो सेस एंड सरचार्ज होता है, वो देखा गया है कि सेस और सरचार्ज के नाम पे पैसे कुछ और इकट्ठा होता है, उसमें कुछ और जाता है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्जन है। तो ये भी एक तरीके से इश्यू है, ये बहुत ही ग्रेव इश्यू है, तो इसको भी सही करना पड़ेगा, वी हैव टू सी दैट। और यस, इन द लास्ट इट हैज गिवन द व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड। बिसाइड दैट इन्होंने कहा कि ओवरऑल अगर जोड़े तो ये जो फिनेंस कमीशन जो कहता है, जैसे इस बार फिनेंस, हमारी फिनेंस मिनिस्टर बोल रही थी कि जो फिनेंस कमीशन कहता है उतना हम पैसा दे देते हैं स्टेट को, हम एक पाई भी नहीं लेते। इन्होंने कहा कि एकदम जो लास्ट वर्ड होता है फिनेंस कमीशन का, जो रिपोर्ट होता है, जो रिकमेंडेशन होता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर सकती है, घटा के भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम नहीं, जो फिनेंस कमीशन कहता है कि 42% तो हम देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर ऐसे देखें तो वो हमेशा कम ही होता है, और सरचार्ज और चार्ज को अगर इंक्लूड करें तो बहुत कम हो जाता है जो रिकमेंडेशन है। ओके, तो इन्होंने दिया है कि 14, 15 एंड 13, 14 एंड 15 कमीशन में क्या रहा है। ओके, लास्ट में इन्होंने बोला है कि व्हाट शुड बी द रिकमेंडेशन, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पे बोला है कि पहली बात की ये होना चाहिए कि शेयरिंग ऑफ द रिफोर्स फ्रॉम द डिविजिबल पूल एंड एक्सटेंट ऑफ द सेस एंड सरचार्ज मस्ट बी मैटर ऑफ द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर द फिनेंस कमीशन। जो फिनेंस कमीशन अभी हमने अब जो अरविंद पंगारिया के अंडर में बना है, उसके अंडर में ये होना चाहिए। Finance Commission must take initiative to correct the historical wrong in the vertical devolution through the compensation। जो अभी तक गलती हुई, जो अभी तक हमने कम पैसे दिए, उसके बदले अब आप ज्यादा पैसा देके compensate कीजिए। And it must instruct the union government to publish accurate estimate of the net proceeding। जो आप इधर उधर जो यहाँ पे हमने देखा कि ये बोला है यहाँ पे सीएजी ने, वो जो एरर आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपको सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन पे आना चाहिए। इस आर्टिकल से कुछ नहीं तो 5-6 पॉइंट्स आपके लिए हमेशा होंगे। अगर आगे क्रिटिकली एनालाइज दिस रोल ऑफ सरचार्ज एंड सेस into the division of this pool of the net proceeding between the state and center, what are your suggestions। तो सजेशन में आप ये कर सकते हैं कि ये नेट प्रोसीड जो है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए, फिनेंस कमीशन इस पे वो दे। फिर यहाँ पे आप इश्यू समझा दे सकते हैं बॉडी पार्ट्स में कि क्या इशू है, बीच बीच में आप सरचार्ज इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, देन यू विल हैव ए वेरी गुड आंसर। ओके,
नेक्स्ट न्यूज जो है वो रिलेटेड है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वहां से है कि पर्सनल लॉ में जो लिखा हुआ है वो काफी कई चीजें अच्छी हैं लेकिन प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि जो सायरा बानो केस में उन्होंने बोला था कि तलाक वाला ट्रिपल तलाक कहीं ना कहीं ठीक है, ये तो इश्यू था, लेकिन कहीं ना कहीं वीमेंस के पास भी तलाक या डाइवोर्स के ऑप्शन होते हैं। जैसे कि मुस्लिम लॉ में जो है वो खुला होता है, खुला इज द राइट। जैसे मेन को होता है कि तलाक तलाक बोल के डाइवोर्स कर लिया, वीमेन में भी है खुला के थ्रू वो प्रोसीड कर सकते हैं तलाक के लिए, और दोनों मिल के अगर करते हैं तो उनको मुबारत कहते हैं। तो यहीं पे है फिर इनको यह है कि सर्टेन ग्राउंड कोर्ट ऑर्डर इज डिजॉल्व द मैरिज, दिस फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इज नोन एज द फस्क। ओके, इन्होंने बोला है कि जो डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1939 ये सामने अभी रिपील किया है, इसीलिए ये न्यूज में है। तो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी देयर इज द गुड थिंग इन दिस बट दैट इज नॉट इन द प्रैक्टिस। यही लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया है कि मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है वो लॉ को ग्लोरियस रूप से बोलती है कि वीमेंस को हम इक्वल राइट देते हैं, हमारा ग्लोरियस लॉ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्चुअल प्रैक्टिस में वो एब्सेंट है। दैट्स व्हाई इट इज अंडर द स्क्रूटनी। सो यस, कुछ क्वेश्चन हम आज के लिए जो टॉपिक डिस्कस किए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप लोग प्लीज आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दे सकते हैं आप, और जो फ्यूरियस 5 है उसमें हम लोग इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आंसर 5 क्वेश्चंस। First question, consider the following. 1. Protection of Naga customary law. 2nd. Restriction on the transfer of the land ownership of the non-Nagas. The above is are specific provision within Article 143 of the Indian Constitution, Article 371A of the Indian Constitution, the 6th Schedule of the Indian Constitution, provision of the Nagaland land reform. Please answer. Answer दीजिएगा. Next question, which of the following rivers is associated with the Pancheshwar multipurpose project? 1. Budi Gandak, B. Mahakali, C. Saraswati, D. Son. What is the answer? अभी हमने पढ़ा था इंडिया नेपाल। Question number 3. The Pancheshwar multipurpose project is aimed at enhancing cooperation and mutual benefit between which two neighboring countries? India Bhutan, India Bangladesh, India Nepal, India Myanmar. Please answer. The union budget proposes a new infrastructure cess on the import of specific goods. This implies that the cess is intended to generate revenue for the fund infrastructure development, discourage the import of the non-essential goods, provide relief to the domestic manufacturer. D, all of the above. Please answer. यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा क्योंकि ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है। Question number 5. Consider the following responsibilities. 1. Allocation of fund between the center and state government. 2. Setting targets for the fiscal deficit and debt levels. 3rd. Regulating the operation of Reserve Bank of India. 4. Formulation of union budget. How many of the above responsibilities are the primarily responsible for the Finance Commission of India? A only 1, B only 2, C only 3, D all the 4. Please answer. I hope now we have covered most of the relevant area for the today's news. Here I will conclude my session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.